नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे बडिंग कहा जाता है। बडिंग एक ऐसी रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, और उस पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक स्मॉल आउटग्रोथ अपीयर होती है जिसे हम बड बोलते हैं, और वो बड इवेंचुअली एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब इस तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो इसे हम बडिंग बोलते हैं। बडिंग हमको किन ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है? बडिंग जो है कॉमन होती है कुछ यूनिसेलुलर और कुछ लोअर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ये प्रोसेस जो होती है बहुत ही कॉमन प्रोसेस होती है। तो हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक लोअर मल्टी सेलुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म, दोनों के माध्यम से हम देखेंगे कि बडिंग प्रोसेस कैसे होती है। सबसे पहले एक यूनिसेलुलर का एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे यीस्ट का एग्जांपल लिया हुआ है। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है, ठीक है। इस प्रोसेस के पहले हमने जो प्रोसेस पढ़ी थी वो फिजन थी। फिजन हमने देखा था ये सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर फिजन देखने को मिलती है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यहां पे भी है, ठीक है। कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा तो वो सेल डिवीजन के माध्यम से ही बढ़ाएगा। यहाँ पे सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन प्रोसेस दोनों ही सेम होती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये भी है, ये भी अपनी अगर पॉपुलेशन बढ़ाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा तो वो सेल डिवीजन से ही करेगा। तो आप पूछेंगे कि फिजन, बाइनरी फिजन में और बडिंग प्रोसेस में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर क्या हुआ, क्या डिफरेंस हुआ इन दोनों में, जब ये भी सेल डिवीजन करेगा और वो भी सेल डिवीजन करता है? देखिए, बिल्कुल अंतर है। जब हम बाइनरी फिजन प्रोसेस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था वहां पे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपनी बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। पेरेंट्स वहां बिल्कुल बचता नहीं, जो पेरेंट होता है वो नहीं बचता, और दो नए डॉटर सेल बन जाते हैं। पेरेंट सेल बिल्कुल गायब हो जाता है और दो नए डॉटर सेल अपीयर हो जाते हैं। पर यहां पे ऐसा नहीं होता है। यहां पे क्या होता है, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो यीस्ट है ये डिवाइड करेगा, पर ये डिवीजन अनइक्वल डिवीजन होगा, ठीक है। डिवीजन अनइक्वल कैसे होगा? जब सेल डिवाइड करेगा तो एक छोटा सेल अपीयर होगा, ठीक है। वो सेल ग्रो करेगा और इवेंचुअली इस बॉडी से, इस सेल से अलग हो जाएगा। तो यहां पे जो पुराना वाला सेल था वो खत्म नहीं हुआ, यहां पे पेरेंट सेल भी बचा है और यहां पे सिर्फ एक नया सेल बना है जिसे हम डॉटर सेल बोलेंगे। बाइनरी फिजन में क्या था, पेरेंट सेल बिल्कुल ही गायब हो जाता था, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बताता हूं। ये एक सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये उसका सेल है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता था, ये सेल क्या करता था, अपने आप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता था और ये दो डॉटर सेल बन जाते थे, पर यहां पे पेरेंट बिल्कुल भी बचता नहीं था, ठीक है। ये दो इवेंचुअली अब क्या करेंगे, ग्रो कर जाएंगे। पर इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में एक छोटा सेल अपीयर होता है जिसको हम न्यू सेल बोल सकते हैं, पर यहां पे जो पेरेंट सेल है यहां पे ये बचा रहता है, ये जाता नहीं है। तो ठीक है, पुराना वाला सेल है और एक ही नया सेल बनता है। बाइनरी फिजन में दो नए सेल बनते हैं, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक बडिंग जैसा प्रोसेस होता है, ठीक है, क्योंकि जो छोटा सेल बनता है उसको बड के रूप में हम देखते हैं। तो ये यूनिसेलुलर में बडिंग प्रोसेस हो गई। अब मल्टी सेलुलर में बडिंग की बात करें तो मैंने यहां पे हाइड्रा का एग्जांपल लिया हुआ है। हाइड्रा एक फाइलम जो है सिलेंट्रेटा के अंदर आता है। अगर हाइड्रा की बॉडी की बात करें तो हाइड्रा की बॉडी में दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। जो आउटर लेयर होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं और जो इनर लेयर होती है उसको गैस्ट्रोडर्मिस बोला जाता है, ठीक है। हाइड्रा जो है बडिंग प्रोसेस द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। हाइड्रा के जो मेन बॉडी होती है उसके अंदर किसी एक पॉइंट पे रिपीटेड सेल डिवीजन होने लगता है, लगातार एक ही पॉइंट पे सेल डिवाइड करने लगता है। तब एक स्मॉल बड अपीयर होती है, उसकी बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे एक बड अपीयर होती है। वो बड इवेंचुअली थोड़ी सी फिर ग्रो करने लगती है। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा हाइड्रा दिखने लगा है, ठीक है। ये इसके टेंटिकल्स हैं, ठीक है, ये इसके टेंटिकल्स छोटे छोटे दिख रहे हैं। अभी ये बड, जो इनिशियल बड है, ये पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहती है। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली इट रिमेन्स अटैच विद द पेरेंट बॉडी,
और उस पेरेंट बॉडी से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करती रहती है अपने ग्रोथ के लिए। ठीक है, अभी इस बड के अंदर एबिलिटी नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट तरीके से इन्वायरमेंट से न्यूट्रिशन ले सके। जब ये थोड़ी पेरेंट बॉडी से न्यूट्रिशन लेता रहता है और ग्रो कर जाता है और कुछ सर्टेन साइज तक ये ग्रो कर जाता है, कुछ सर्टेन मेच्योरिटी आ जाती है, और जब इसके अंदर एबिलिटी आ जाती है कि ये इन्वायरमेंट से इंडिपेंडेंट तरीके से न्यूट्रिशन अपना खुद ले सकता है, तब ये लास्ट में क्या करेगा, इस पेरेंट बॉडी से डीअटैच हो जाएगा और इंडिपेंडेंट तरीके से इन्वायरमेंट से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देगा और इवेंचुअली एक हाइड्रा में ये कन्वर्ट हो जाएगा। आप जानते हैं वो हाइड्रा, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो दोनों ही हाइड्रा एक दूसरे के क्लोन ही होंगे। ठीक है, आपको इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो बड अपीयर होगा उसमें दोनों ही लेयर होनी चाहिए, एपिडर्मिस भी होनी चाहिए और गैस्ट्रोडर्मिस भी होनी चाहिए। अगर सिर्फ एपिडर्मिस उस बड में है तो वो बड इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाएगी और वो नए हाइड्रा में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट कि ये जो बड होती हैं, जो बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे अपीयर होती हैं, इनको हम एक्सोजिनस बड या तो एक्सटर्नल बड भी बोलते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे जिसको गैम्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये जो बड्स हैं जो बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पे अपीयर होते हैं, इनको हम एक्सोजिनस बड या एक्सटर्नल बड भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो गैम्यूलेशन प्रोसेस होती है इसमें भी बड ही फॉर्म होते हैं, पर ये बड इन बड से थोड़ा अलग होते हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ बड होते हैं और ये बड अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। ठीक है, और ये किन ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, कुछ लोअर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे पोरीफेरा फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनको हम स्पॉन्जस बोलते हैं, तो स्पॉन्जस के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो बड बनते हैं वो गैम्यूल्स होते हैं। ठीक है, बॉडी कैविटी के अंदर बनते हैं, ये वाले बॉडी कैविटी के बाहर की तरफ बनते थे, ये जो स्पेशल बड बनते हैं वो बॉडी के अंदर बनते हैं। क्यों बनते हैं अंदर, क्योंकि ये अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन को कोप अप करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए ये बड बनाए जा रहे हैं, इसलिए बॉडी कैविटी के अंदर बनते हैं, वहां पे ज्यादा सेफ होते हैं। ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे जो बड होते हैं उनको हम गैम्यूल्स बोलते हैं। मैंने बताया आपको ये स्पॉन्जस के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है, इस तरीके से इस अनफेवरेबल कंडीशन में स्पॉन्ज जो है गैम्यूल के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करते हैं और उस प्रोसेस को गैम्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये कुछ फ्रेश वाटर और कुछ मैरीन स्पॉन्जेस में देखने को मिलती है। देखिए पहले हम स्पॉन्जेस का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक रेगुलर स्ट्रक्चर। आप जानते हैं पोरीफेरा फाइलम है इसका, इसके बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उस पोर्स को हम ऑस्टिया बोलते हैं। ठीक है, यहां इस पोर्स से जो वाटर करंट है वो बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कॉलर सेल्स बोलते हैं। वो जो कॉलर सेल्स होते हैं उस पानी में जो न्यूट्रिशन होता है उसको ले लेते हैं और उसके बाद ये जो वाटर करंट है ये इवेंचुअली ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाता है। ठीक है, अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं तो जो स्पॉन्ज होते हैं वो अपने अंदर कुछ इंटरनल बड्स, जिनको इंडोजिनस बड भी बोल सकते हैं, वो बनाते हैं और ऐसे इंटरनल बड्स जो स्पॉन्जेस बनाते हैं अपने अंदर उनको हम गैम्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स होता है इनका। अब इस गैम्यूल का एक स्ट्रक्चर देखिए, मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, ये एक गैम्यूल है, इसमें बहुत सारे एक मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स अंदर जो रेड कलर से आपको दिख रहे हैं ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है। ठीक है, एक मास, बहुत सारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। ठीक है, जिनको हम आर्कियोसाइट्स बोलते हैं। आर्कियोसाइट्स क्या हैं, ये है मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, अभी इनका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। ठीक है, इनको हम टोटीपोटेंट सेल्स भी बोलते हैं। टोटीपोटेंट सेल क्या होते हैं, टोटीपोटेंसी सेल की एक प्रॉपर्टी है, वो सेल टोटीपोटेंट सेल कहलाते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो सेल डिफरेंशिएट करके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, ह्यूमन के अंदर जो जाइगोट होता है वो एक बहुत ही बढ़िया टोटीपोटेंट सेल है।
क्योंकि आप जानते हैं जाइगोट इवेंचुअली डिफरेंशिएट करके बॉडी के जितने भी टाइप के सेल हों वो बना लेता है। तो ये आर्कियोसाइट्स जो होते हैं ये भी एक टोटीपोटेंट सेल हैं, ये इवेंचुअली डिफरेंशिएट करके नया स्पॉन्ज बना सकते हैं, पूरे का पूरा नया स्पॉन्ज बना सकते हैं। अब गैम्यूल का स्ट्रक्चर देखिए, ये आर्कियोसाइट्स जो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं इनको प्रॉपर तरीके से क्या हुआ जाता है, कवर किया रहता है। इसके ऊपर एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर, एक आउटर लेयर देखने को मिलेगी, एक इनर लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इस लेयर के ऊपर स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, एक एक्सोस्केलेटन की तरीके से होते हैं, ठीक है। बॉडी के एक्सटीरियर, ये गैम्यूल्स के एक्सटीरियर पार्ट में ये होते हैं और इनका दो काम होता है। पहला तो इस गैम्यूल के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, और दूसरा इसको सपोर्ट करते हैं ताकि इसका स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, और दूसरा इसको बाहर के प्रीडेटर से प्रोटेक्ट भी करते हैं, ठीक है। और ये बने होते हैं कुछ मिनरल से, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया या तो सिलिका हो गया, ओके। और इस गैम्यूल के अंदर ये एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये आर्कियोसाइट्स इस माइक्रोपाइल से ही बाहर निकलते हैं और वाटर में जाके एक नए नए स्पॉन्ज का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए होता ये कैसे है, अगर वाटर के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन आई तो क्या होता है, स्पंज जो है गैम्यूल का फॉर्म करता है, गैम्यूल का फॉर्मेशन करता है, और गैम्यूल फॉर्म करने के बाद जो स्पंज की बॉडी है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, वो मर जाती है, और ये गैम्यूल क्या कर जाते हैं, वाटर में फ्लोट करने लगते हैं। वापस जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये गैम्यूल्स क्या करते हैं, इनकी जो लेयर है ये डिसइंटीग्रेट कर जाती है और ये जो आर्कियोसाइट्स हैं ये बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, और हर एक आर्कियोसाइट्स एक नए स्पॉन्ज को डेवलप कर सकता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं इनके अंदर टोटीपोटेंट सेल है, इनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, ये नए बॉडी को, एक एक सेल पूरी नए बॉडी को फॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल देखें तो फ्रेश वाटर का स्पॉन्ज का एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया स्पॉन्जिला, और मेरीन वाटर का एग्जाम्पल है फ्यूकिलिना फाइकस। ये दो स्पॉन्जेस के हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिए।